नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम चंद्रमा के अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं वो कैसे अरिष्ट पैदा करते हैं जातक की जिंदगी में, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर हम उपस्थित हैं और हम उसका अध्ययन करते हैं। यदि षष्ठ, अष्टम तथा नवम स्थान में पापक ग्रह हो तो बालक तथा उसके पिता को अरिष्ट होता है। छठे भाव में, आठवें भाव में तथा नौवें भाव में, ये तीनों भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो जातक की कुंडली में तो जातक को और उसके पिता को दोनों को अरिष्ट होता है। अगला बिंदु है, यदि चंद्र ग्रहण के समय का जन्म हो और शनि चंद्रमा के साथ हो तथा मंगल लग्न से अष्टम स्थान में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है। जातक का जन्म चंद्र ग्रहण के समय का हुआ हो और शनि चंद्रमा के साथ बैठा हो और मंगल लग्न से अष्टम स्थान में बैठा हो। इस सब चीजों को देखने से हमको बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाना पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय होगा मतलब पूर्णिमा का दिन होगा। चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से सप्तमस्त होंगे। चंद्रमा के साथ शनि बैठा होगा जो सूर्य पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा और सूर्य की भी दृष्टि शनि पर पड़ेगी और मंगल अष्टम स्थान में बैठा हो तो इस स्थिति में माता सहित बालक की मृत्यु होती है। फिर से जान लें, चंद्र ग्रहण का समय हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो कुंडली में और मंगल अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु माता के साथ ही हो जाती है। उसकी माता की मृत्यु होती है और बालक की मृत्यु होती है। यदि शनि, बुध और राहु के साथ सूर्य लग्न में बैठा हो और मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा जाता है। शनि, बुध और राहु के साथ सूर्य लग्न में बैठा हो, अर्थात लग्न में चार ग्रह एक साथ बैठे हों, सूर्य, शनि, बुध और राहु, और मंगल अष्टम स्थान में बैठा हो, लग्न से अष्टम भाव में मंगल की स्थिति हो तो वैसा जातक अपनी माता के साथ ही किसी हथियार से मारा जाता है। शस्त्राघात से उसकी मृत्यु होती है दोनों की। यदि षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में शुभ ग्रह रहित पापक ग्रह बैठे हों तथा शुक्र अथवा बृहस्पति पापक ग्रहों से घिरा हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है। छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो और शुभ ग्रह उनके साथ नहीं बैठे हों, उन पापक ग्रहों के साथ, तथा कुंडली में शुक्र अथवा बृहस्पति दोनों में से कोई एक पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो तो वैसे जातक की मृत्यु उसके माता के साथ होती है अर्थात बालक माता के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, शनि और मंगल द्वादशस्थ हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो माता सहित जातक की मृत्यु होती है। सूर्य, शनि और मंगल ये तीनों द्वादश भाव में स्थित हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, कोई शुभ ग्रह उनको देखता नहीं हो तो ऐसे जातक की मृत्यु और उसकी माता की मृत्यु, दोनों की मृत्यु होती है। अब ये हमने जाना अभी तक बालारिष्ट से संबंधित या अरिष्ट से संबंधित जितने योग हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। वैसे तो बहुत सारे योग हैं बालारिष्ट के, लेकिन कुछ योगों का हमने अध्ययन किया है और विस्तार भय से और अध्ययन और सूत्रों की बात हम नहीं करते हैं। अब इसमें से बहुत सारे सूत्रों में समय का निर्माण नहीं किया गया है, किस समय अरिष्ट होगा। तो इसके लिए ऋषियों ने ये 3 सूत्र दिए हैं जिससे हम समय का अनुमान जातक के अरिष्ट होने का कर सकते हैं कि कब जातक को अरिष्ट होगा। पहला है
कि अरिष्टकारी ग्रहों में सबसे बली ग्रह जिस राशि में हो, उस राशि में जब जन्म के बाद का गोचर का चंद्रमा जाता है, हम योग में देखेंगे कि कुंडली में कि जो अरिष्टकारी ग्रह हैं उसमें से सबसे बली अरिष्टकारी ग्रह कौन है और वो किस राशि में बैठा है। जब उस राशि में जन्म के बाद गोचर का चंद्रमा जाता है तब अरिष्ट संभव जातक को होता है। दूसरा पॉइंट है कि जन्म समय का चंद्रमा जिस राशि में हो, उस राशि में जब गोचर का चंद्रमा जाता है तब अरिष्ट होता है। अर्थात जातक की जो राशि हो, जब जन्मकालिक चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जातक की राशि होती है, उस राशि में जब गोचर का चंद्रमा जाता है तब अरिष्ट संभव होता है। और तीसरा पॉइंट है कि जन्म के बाद जब गोचर का चंद्रमा जन्म लग्न राशि में जाता है तो अरिष्ट का समय होता है। गोचर का चंद्रमा कहाँ जाता है? जो जन्म लग्न की राशि है उस राशि में जब गोचर का चंद्रमा जाता है तब अरिष्ट संभव होता है। ये 3 सूत्र महर्षियों ने बतलाया है। अब ध्यान देने जो बात है कि चंद्रमा एक वर्ष में किसी राशि पर 13 बार पहुंचता है गोचर करते हुए। तो इस प्रकार से जब 3 योग हुए, बलि ग्रह की राशि में, चंद्र लग्न की राशि में और जन्म लग्न की राशि में, 3 बार गोचर का चंद्रमा को जाने में 39 बार उसको लग सकता है समय। 39 बार वो परिभ्रमण करेगा इन 3 राशियों में जो 3 सूत्र बतलाए गए हैं। अब इसमें हम कौन सा समय चुनेंगे, कैसे उसका निर्धारण करेंगे, किस समय अरिष्ट होगा। तो जब देखेंगे कि चंद्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हो, जिस समय चंद्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हो वो समय अरिष्टकर हो सकता है। मृत्युकारी होने में बलवान चंद्रमा कब हो सकता है? जब चंद्रमा क्षीण हो या षष्ठेश हो या अष्टमेश हो, तो इस स्थिति में वो मृत्युकारी होने में बलवान होता है। तो ये जब हम इस तरह का विश्लेषण करते हैं कुंडली का और उसके संबंधित जो है सो प्रेडिक्शन करते हैं, उस पर अपना निर्णय देते हैं, तो ये बहुत सोच समझ कर निर्णय देने की चीज है। एक ही कुंडली में कई प्रकार के योग जो है सो एक साथ बनते हैं। सबों का सम्यक अध्ययन करके हो सकता है कि हम एट ए ग्लास देख रहे हैं कि जातक को बालारिष्ट है, लेकिन और हम जब उसका विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि नहीं, इसको दीर्घायु योग भी बन रहा है। तो बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करके तो हमको निर्णय देना चाहिए, अन्यथा हमारी बातें या हमारा जो दिया हुआ निर्णय है या हमारा प्रेडिक्शन है वो गलत हो सकता है, जिससे लोगों में विश्वास का अभाव हो सकता है ज्योतिष के प्रति या ज्योतिषी के प्रति। तो इसलिए बहुत ध्यान दे करके हम लोग इन सब बातों का अध्ययन करेंगे और उस पर अपना निर्णय देंगे। अगले वीडियो से हम देखते हैं कि 12 वर्ष तक की आयु का निर्धारण या उसको कैसे हम देखें कि जातक की आयु 12 वर्ष तक की है, इसके बारे में संबंधित जो सूत्र हैं ज्योतिषीय सूत्र, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।